हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताई गई थी, उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। कि पहले तो ये बताया गया था कि 2 टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। और ये भी दिखाया गया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर जो इसके बाद बताया गया था कि इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसमें आपको बताया गया था कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये भी आपको बताया गया था। और ये भी बताया गया था कि किस प्रॉपर्टी के द्वारा हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी है पोलरिटी ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हम लोगों को जानना चाहिए कि वास्तव में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का नाम किसने दिया था। हु गेव द नेम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इन्होंने अलग अलग नाम दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए, चार्ज की डिस्कवरी की शुरुआत थेल्स नामक साइंटिस्ट से हुई थी, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद कन्वेंशनली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डिफिनेशन बनाई गई, ठीक है। तो पहले कन्वेंशनल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। द चार्ज एक्वायर्ड by glass rod rubbing on the silk is called positive charge। पास कर देता। द चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड रबिंग ऑन द सिल्क इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज की कन्वेंशनल डिफिनेशन बनाई गई है फ्रैंकलिन के द्वारा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की भी डिफिनेशन, नेगेटिव चार्ज की कन्वेंशनल डिफिनेशन
द चार्ज acquired by plastic rod rubbing on fur is called नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कन्वेंशनल डिफिनेशन है नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, अब इसमें और भी आप लोगों को जानना चाहिए कि जब ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो निश्चित रूप से जो सिल्क पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए, सिल्क एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जब प्लास्टिक रॉड को कैट फर पर हम लोग रब करते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आता है, तो निश्चित रूप से जो कैट फर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कैट फर एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखना यह है कि वास्तव में जब ग्लास रॉड को हम लोग सिल्क पर रगड़ते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। ठीक है, और जब प्लास्टिक रॉड को कैट फर पर रगड़ते हैं तो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। तो वास्तव में यह है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, सॉलिड मटेरियल में इलेक्ट्रॉन ऐसा पार्टिकल होता है जिसके द्वारा जो है चार्ज, कोई भी सब्सटेंस चार्ज एक्वायर कर सकता है। इसको डिटेल में आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम लोग एक ग्लास रॉड ले लेते हैं। ग्लास रॉड में ग्लास के पार्टिकल्स, या हम समझ लो लें यहाँ पर एटम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सिल्क का क्लॉथ ले लेते हैं। जो सिल्क का क्लॉथ लिए हैं, इस सिल्क के क्लॉथ में भी एटम होंगे। इसमें इनके एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। और यह जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर हैं।
प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज देता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जब दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं और जब दोनों को हम लोग एक दूसरे पर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो एक सबस्टेंस से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे सबस्टेंस पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है तो एटम में सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। रबिंग से जो एनर्जी मिलती है वो पहले इलेक्ट्रॉन को मिलती है। दूसरी चीज़ देखिए, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। एटम के न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं, यानी अगर उनको निकलना है तो न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए। न्यूक्लियर एनर्जी जब उनको मिलेगी तब उसके बाद वहाँ से वो प्रोटॉन निकलेंगे। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, उनको जितनी एनर्जी से वो चक्कर लगा रहे हैं, अगर उतनी एनर्जी उनको मिल रही है तो वो अपने सेल को, अपने ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर जा सकते हैं। जब हम दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो जितनी एनर्जी, देखिए दोनों को सेम एनर्जी मिलेगी। जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों को एनर्जी सेम मिलेगी, लेकिन सभी, जैसे ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ जितने फोर्स से जुड़ा हुआ है, उतनी एनर्जी से, उतने फोर्स से कोई ज़रूरी नहीं है कि यह सिल्क के एटम में इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से उतने ही फोर्स से जुड़े हुए हैं। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स और यहाँ इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का फोर्स सेम नहीं होता है। जब दोनों को रगड़ा जाता है तो जिसमें फोर्स कम होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन उस जगह ट्रांसफ़र कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जब ग्लास रॉड को सिल्क पर रगड़ा गया तो ग्लास रॉड के न्यूक्लियस, ग्लास रॉड के एटम के न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। और ये जो सिल्क जो लिए हैं, सिल्क में, सिल्क के एटम में अगर देखा जाए तो सिल्क के एटम में उनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम, यहाँ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब इस ग्लास रॉड पर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज़्यादा हो गया। इसके कारण अब यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रह गया, अब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया और या कह सकते हैं अब यह चार्ज्ड हो गया। और कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज। और इस पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स become greater than number of protons। जिसके कारण इस पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई तो अब ये इस पर कौन सा चार्ज आ गया, ये भी इलेक्ट्रीफाइड हुआ और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं प्लास्टिक रॉड और कैडफर।
तो जब प्लास्टिक रॉड को कैटफर के साथ हम लोग रब किए थे, दोनों को एक दूसरे के साथ रब किए थे, तो कैटफर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड पर आ गया था, जिसके कारण प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गया था और कैटफर पॉजिटिव चार्ज उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। ठीक है, अब हम लोगों को यह देखना चाहिए कि वास्तव में जब दो चीज़ों को रगड़ा जाता है तो वास्तव में उस पर कितना चार्ज एक्वायर हो सकता है। इसके लिए फार्मूला हम लोग द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पॉजिटिव या नेगेटिव इज डिनोटेड बाय ई। यहाँ पावर माइनस मत लगा देना, पावर माइनस लगाने का मतलब वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। हम केवल मैग्नीट्यूड लेकर के चल रहे हैं, इसलिए केवल मैग्नीट्यूड के लिए आप केवल ई लिखिए बस। ठीक है, और मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे तो उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर इतना कूलम का नेगेटिव चार्ज जाएगा, और जिस पर से इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, लेट द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n। मान लीजिए हम ये मान लें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं n है, तो देन द चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू लिख सकते हैं n e। ठीक है, या आप इफ वी रिप्रेजेंट द चार्ज बाई क्यू, क्यू के द्वारा अगर हम लोग चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, देन क्यू इज इक्वल टू एन ई, ये फार्मूला मिलेगा। इस फार्मूले के द्वारा हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्वायर्ड चार्ज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, हमने आज आपको क्या क्या बताया, ये होमवर्क के रूप में आप जान लीजिए। ठीक है, होमवर्क, हु gave the name of
पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसने दिया, ये हम लोगों ने, और दूसरा हमने बताया कन्वेंशनल डिफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज, और फिर कैलकुलेशन ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द body by transferring electrons। ये इतना हमने आपको बताया, इसका आंसर आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। यही आप लोगों का होमवर्क है।